दिल्ली हाईकोर्ट के सीनियर जस्टिस यशवंत वर्मा के घर कथित तौर पर बड़ी तादाद में कैश मिलने का मामला मीडिया में सामने आया है, जिसके बाद हड़कंप मच गया। सुप्रीम कोर्ट के कोलोजियम ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट के इस मामले में इन हाउस जांच की जा रही है। उनकी रिपोर्ट की समीक्षा के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। हमारे पास जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर करने का भी प्रस्ताव है। यहाँ समझा दें कि जांच और ट्रांसफर का प्रस्ताव दोनों अलग बातें हैं। दरअसल होली की छुट्टियों पर जस्टिस वर्मा के सरकारी बंगले में आग लग गई थी। उस वक्त जस्टिस और उनका परिवार घर पर नहीं थे। फायर ब्रिगेड की जानकारी दी गई, जिसके बाद दावा किया गया कि आग बुझाने के दौरान घर से बड़ी तादाद में बेहिसाब कैश मिला। खबर सामने आने के बाद जस्टिस वर्मा छुट्टी पर ही रहे और उनकी मुश्किलें बढ़ गई। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय की अगुवाई वाली बेंच के सामने वकील समुदाय ने इस घटना का जिक्र करते हुए चिंता जताई और भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की। इस पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें पता है कि घटना से हर कोई तकलीफ में है, जिसके बाद ये प्रस्ताव रखा गया कि जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद भेज दिया जाए। ये प्रस्ताव रखते ही जस्टिस यशवंत वर्मा का ट्रांसफर इलाहाबाद हाईकोर्ट किए जाने की बात पर ही वहां के बार एसोसिएशन में विरोध शुरू हो गया। बार एसोसिएशन ने कहा, इलाहाबाद हाईकोर्ट कोई कूड़ादान नहीं है कि भ्रष्टाचार के आरोपियों को वहां न्याय देने के लिए भेजा जाए। बार एसोसिएशन की मांग है कि जस्टिस वर्मा को तब तक न्यायिक कामकाज से अलग रखा जाए जब तक उनके खिलाफ जांच पूरी न हो जाए। ये मामला जुडिशियल सिस्टम की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर गंभीर संकट खड़े करने वाला है। एसोसिएशन ने इस मामले में 24 मार्च को जनरल हाउस की बैठक भी बुलाई है। लेकिन अब जस्टिस वर्मा से जुड़ा एक और मामला सामने आ गया है। इस मामले में उनका नाम बकायदा सीबीआई के एफआईआर में दर्ज हो गया है। यह मामला सिंभावली शुगर मिल से जुड़ा हुआ है। एफआईआर सिंभावली शुगर मिल्स लिमिटेड नाम की एक चीनी मिल से जुड़ी हुई है। आरोप है कि इस मिल ने बैंकों को धोखा दिया है। इस मामले में चौंकाने वाली बात यह है कि जस्टिस यशवंत वर्मा 13 अक्टूबर 2014 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज बनने से पहले सिंभावली शुगर्स में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। इस सिंभावली शुगर्स का खाता साल 2012 में एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित कर दिया गया था। आपको बता दें कि सीबीआई ने 22 फरवरी 2018 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एक एफआईआर दर्ज की थी। इसके 5 दिन बाद प्रवर्तन निदेशालय यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने 27 फरवरी 2018 को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत एक ईसीआईआर दर्ज की। ये एफआईआर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की शिकायत पर दर्ज की गई थी। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ने सिंभावली शुगर्स को 150 करोड़ के लोन दिया था। बैंक ने सीबीआई से शिकायत की थी कि चीनी मिल ने किसानों की मदद करने के नाम पर लोन लिया, लेकिन बेईमानी से काम किया। बाद में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का पंजाब नेशनल बैंक में विलय हो गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2 फैसलों में इस एफआईआर का जिक्र किया गया है। ये फैसले उन आरोपियों से जुड़े हुए हैं जिन्होंने सीबीआई की एफआईआर को रद्द करने या अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी थी। पिछले साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले को भी पलट दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसबीआई के नेतृत्व वाले बैंकों के समूह के सिंभावली शुगर्स को दिए गए लोन की सीबीआई जांच का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाईकोर्ट ने गलती की है क्योंकि जांच की कोई जरूरत नहीं थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि अधिकारी कानून के मुताबिक धोखाधड़ी के लिए कार्रवाई कर सकते हैं। इस मुद्दे की गूंज संसद तक भी पहुंच गई। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर संसद में जमकर बवाल हुआ। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने यह मुद्दा संसद में उठाया। इस पर सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि यह बड़ी चिंता की बात है कि इस घटना की जानकारी तुरंत सामने नहीं आई। ऐसे किसी नेता के साथ होता तो वह तुरंत निशाने पर आ जाता। इसलिए ऐसा सिस्टमैटिक रिस्पॉन्स जरूरी है जो पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रभावी हो। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एनजेएसी से जुड़े कानून का भी जिक्र किया, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति से जुड़ा था। सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक बताकर एनजेएसी कानून को रद्द कर दिया था।